नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, गुड मॉर्निंग। मैं सुधांशु पांडे मैथ्स एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में ग्रेड 9 के एक स्कूल के कुछ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसको हम लेने चल रहे हैं और उस क्वेश्चंस को हम करेंगे। दोस्तों, पहली बार मैं करूंगा आप लोगों के सामने। ये है प्री एनुअल एग्जामिनेशन 2023-2024, डेट है 22 दिसंबर 2023 का ये पेपर है। पीएस कोड इसका 9 है कुछ है, और ये क्लास 9 का ही है। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, कोड है 041 एंड टाइम दिया गया है 3 घंटा। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया है और इस क्वेश्चन को हम फटाफट से करेंगे। शुरू के एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने की जो टेक्निक होती है, जिसमें हम नेगेशंस, पुटिंग द आंसर्स और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं, उन क्वेश्चंस को हम करना शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ चीजें पढ़ लेनी चाहिए हमें। दिस क्वेश्चन पेपर है 5 सेक्शंस A to E। सेक्शन ए में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है, कैरिंग 1 मार्क्स। तो अभी इस क्लास में, क्योंकि इसके बाद मेरी एक क्लास है, मैं सिर्फ इन 20 क्वेश्चंस को लूंगा, जिसके लिए हमारे पास टाइम होगा 40 मिनट। 11:19 हो रहा है, 12 बजे से पहले मेरा ये काम है कि मैं इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दूं। दोस्तों, सीधे चलते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए को करते हैं, और इन क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे करना है, ये दिखाने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ आंसर पुटअप करने होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। और मैं टाइमर भी स्टार्ट कर देता हूं ताकि कोई चिटिंग ना हो, लगे कि हाँ कितने टाइम में क्वेश्चन होता है। मैं भी पहली बार देख रहा हूं, आप लोग भी पहली बार देख रहे हैं। आपका समय शुरू होता है अब। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क इज द वैल्यू ऑफ √32 प्लस √48। तो दोस्तों, √32 प्लस √48 डिवाइडेड बाई √8 प्लस √12, इसकी वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों कितनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, और रैशनलाइज करने के लिए हमें इसके नेगेटिव कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब क्योंकि ये √12 बड़ा नंबर है, तो मैं इसको √12 माइनस √8 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि थर्ड आइडेंटिटी जो है वो √a² माइनस b² बनाती है, a प्लस बी a माइनस बी। तो a² माइनस b², a² माइनस b² करेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट कट जाता है आपका, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ 62 की बात करते हैं दोस्तों। तो कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। 62 के अंदर एक 2 छुपा हुआ है, एक 2 छुपा हुआ है, यानी सॉरी 62 के अंदर 16 छुपा हुआ है। 16 होता है 4², तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4√2। 48 के अंदर भी 16 3 48 होता है, तो एक 4 वहां 4√3 वहां भी छुपा हुआ है, ठीक है। 4√3 इसमें भी छुपा हुआ है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, डिवाइडेड बाई, तो ये हो जाएगा दोस्तों √12 माइनस 8। तो सीधे सीधे 12 माइनस 8 कर देते हैं इसको, और ये मल्टीप्लाई होगा आपका √12 माइनस 8। √12 को अगर मैं देखूं तो उसके अंदर 4 छुपा हुआ है, 4 3 12 होता है, तो ये प्रैक्टिस हो जाता है। ये हो गया 2√3 माइनस 2√2, 8 को हम बोलते हैं 2√2, ठीक है। अब नीचे 4 बच गया, ऊपर से 4 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेता हूं, तो ये बच गया आपका √2 प्लस √3, √2 प्लस √3, और इन दोनों में से भी 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से बच जाएगा √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया दोस्तों। √3 प्लस √2, √3 माइनस √2, 3 माइनस 2 1 हो गया, यानी आपका आंसर हो गया 2। आपका आंसर हो गया 2। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। 2 मिनट पूरे पूरे लगे मुझे, आपको हो सकता है 2.5 मिनट लग जाए, ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिस है तो जल्दी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। बोल रहा है इफ ए लीनियर पेयर हैज ए सोल्यूशन, ये सोल्यूशन दिया है इसने इक्वेशन का। तो 9th में तो मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है, तो ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों हम आंसर पुटअप करके देख लेते हैं। पहली इक्वेशन दी है y माइनस एक्स। अगर मैं y की जगह पे 2 रखूंगा और x की जगह पे -2 रखूंगा, तो 2 + 4 2 4 आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सेकेंड क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। तो -2 + 2, दो नंबर अगर जोड़ के 0 बन रहे हैं तो दोनों का साइन अपोजिट होगा। हाँ, x = -y होगा, x = -y होगा। इसमें देख लो x = -y है, x = -y है, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लास्ट में जो टाइम बचता है उसमें हम चेक करेंगे। फिलहाल फिर भी मैं चलो देख लेता हूं, मैं देख लूंगा तो दोस्तों ये दोनों में साफ साफ पता चल रहा है कि 2 × 2 तो -y के बराबर नहीं हो रहा दोनों ऑप्शन। तो 1 मिनट दोस्तों यहाँ बच गया हमारा, ठीक है, पुट करके ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं टाइम याद दिखा रहा हूं, हर एक मार्क्स के लिए आपको 2 मिनट मिलते हैं। 80 मार्क्स का पेपर होता है,
3 घंटे मिलते हैं, तो एवरेज 2 मिनट 15 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन के लिए। तो मैं 2 मिनट के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। 15 सेकंड बचा बचा के लास्ट में चेक करेंगे। तो इफ द रिमाइंडर ऑफ द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल, रिमाइंडर दोस्तों ये आता है, तो हम बोलते हैं कि इफ, एक थ्योरम है मैं बता देता हूँ आप लोगों को पॉलिनोमियल चैप्टर में, इफ x प्लस a इज ए फैक्टर, या इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, हालांकि ये करके दिखाना नहीं पर मैं आपको दिखा रहा हूं, देन p ऑफ a मस्ट बी 0। तो रिमाइंडर थ्योरम यही कहती है कि जो रिमाइंडर आ रहा है एक्स्ट्रा 0 होना चाहिए था, 0 नहीं है, बोल रहा है कि 4 है, तो इसका मतलब हम x की जगह पे -2 रखेंगे तो 4 आना चाहिए। तो 2 इंटू -2 की पावर 4 माइनस k इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 -3 इंटू k प्लस 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये है p ऑफ -2। ये 0 होना चाहिए था पर क्योंकि रिमाइंडर 4 है तो 4 आ गया। तो 2 की पावर 4 16 2 32 -2 का स्क्वायर 4k -4k 5 इंटू -2 -10 -3k प्लस 3 -4 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो 4k और 3k को उधर लेके चले जाते हैं तो ये बन जाएगा 7k, 32 -10 22 22 प्लस 3 25 -1 24, 7k 21 हो गया दोस्तों। तो k की वैल्यू हो गई 3, k की वैल्यू हो गई आपकी, 1 मिनट बच रहा है अभी, 1 मिनट अभी बच रहा है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। If the supplement of an angle is 4 times its complement, find the angle। चलो दोस्तों, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल मतलब क्या होता है कि एक एंगल अगर x है तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा दोस्तों, 180 माइनस एक्स। तो 180 माइनस एक्स को वो बोल रहा है कि ये 4 टाइम्स है, इसके कॉम्प्लीमेंट क्या होता है दोस्तों, 90 माइनस एक्स होगा, है कि नहीं। तो पूछ रहे हैं x की वैल्यू बता दो। तो 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 9 जा 360 माइनस 4x को इधर लेके आ जाओगे तो 3x इज इक्वल टू 360 माइनस 180 करेंगे तो 180 और x की वैल्यू आ जाएगी 60, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, अब इसको वैल्यू भी पुट करके देख सकते थे आप। हाँ, आप देख लेते हैं सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल। तो 60 का सप्लीमेंट कितना है, 120। 60 का सप्लीमेंट कितना है दोस्तों, 120, और इसका कॉम्प्लीमेंट कितना है 30, 34 या 120, बिल्कुल सही चल रहा है। 8 मिनट दोस्तों, 1.5 मिनट आगे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं दोस्तों। बोल रहा है इवन इन द गिवन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है BN एंड DM आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू AC, दोनों परपेंडिकुलर है, ओके, सच दैट BN इज इक्वल टू DM। तो परपेंडिकुलर बराबर हो गए दोस्तों, 90 डिग्री भी बराबर हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि इफ OB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी ये 4 है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज 4 है, देन फाइंड BD, हमें BD फाइंड करना है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल के एरिया की बात करें, ठीक है, ट्रायंगल ADA ADC एंड ABC, ट्रायंगल ABC, दोनों का बेस सेम है, हाफ इंटू AC इंटू DM, और दूसरे वाले ट्रायंगल का क्या है, हाफ इंटू AC इंटू BN, है ना। क्योंकि ये दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं दोनों का एरिया बराबर है, और दोनों का एरिया बराबर है तो अगर कोई डायगोनल सेम एरिया में दो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड करता है तो हम उसको बोलते हैं कि भैया वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होती है, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब BO OD के बराबर है क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो ये भी 4 है, तो दोस्तों आपका आंसर हो गया 8, ठीक है, आपका आंसर हो गया 8। 8 मिनट हो गए, पूरे 2 मिनट बच रहे हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चन है, 10 मिनट होने चाहिए थे पर 8 मिनट में हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों। बोल रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस बना लेते हैं, y एक्सिस बना लेते हैं, x एक्सिस से 6 यूनिट है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोस्तों या तो ऊपर होती है या तो नीचे होती है, तो यही 4 पॉइंट्स बनेंगे हमारे, ठीक है।
इस हर एक क्वाड्रेंट में एक एक पॉइंट बन जाएगा। एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर नेगेटिव डायरेक्शन यानी यहां पे आ रहा है। देन फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट पता करना है। वाई कोऑर्डिनेट दोस्तों यही दो हो सकते हैं, 6 and -6, 6 and -6 यही होगा मेरे ख्याल से वाई कोऑर्डिनेट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 6 यूनिट। एक्स एक्सिस से 6 यूनिट ऊपर गए, 6 यूनिट नीचे गए। हाँ, और इनका फुट भी माइनस साइड में आ रहा है, बिल्कुल ही है। वो चाहता अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस करता तब भी यही दो पॉइंट्स होते। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव, तो 0, ओके तो मतलब ये पूरी लाइन है आपकी, इस लाइन, ये पूरी लाइन है, दो लाइन है दोस्तों, x6 और परपेंडिकुलर। आप इस पूरी लाइन पे देखोगे तो यहीं पे आएगा वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया, कि वाई कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया। x तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन ये इतना पोर्शन है आपका, तो ये दो पॉइंट्स बनेंगे दोस्तों। वाई कोऑर्डिनेट यही दो पॉइंट बनेंगे आपके, ठीक है। 6 and -6। अगला क्वेश्चन, अगला तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है। If 0.14285714 फिर 857 expressed in the form of m by n, then the value of 2m plus n। अच्छा ओके, अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो इसमें ये पोर्शन रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल से। हाँ यस, तो हम इसको बोल सकते हैं x आपका हो गया 0.142857 बार। तो दोस्तों अगर आप एक पैटर्न देखो, ये मैं बताता हूँ अपनी क्लासेस में, 1/9 0.9 बार होता है, 23/99 0.23 बार होता है। तो जितने बार होते हैं उतने ही 9 नीचे लग जाते हैं, ठीक है। तो इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, x = 142857 डिवाइडेड बाई, क्योंकि 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 6 नंबर हम कर देंगे, तो ये हो गया m, ये हो गया n। 2m + n दोस्तों 1 2 3, यानी ये कट जाएगा, ये एक दूसरे से कटेंगे पक्का, ठीक है। क्योंकि वैल्यू तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। चलो दोस्तों देखना शुरू करते हैं। 1 तो होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर ये 1/1 बनता, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 होती है। या तो ऑप्शन इसका होगा 2 7 9, इनमें से कोई होगा। चलो देख लेते हैं दोस्तों। तो काटना शुरू करें अगर हम, तो ये कटेगा 4 2 1 3 3 4 7 8 15 15 5 20 27, 9 से कट जाएगा। तो 9 1 जा 9 52, 9 4 जा 36 68, 9 7 जा 63 55, 9 6 जा 54, नहीं कुछ तो गलत हो गया, फिर से करते हैं दोस्तों। तो 9 1 जा 9 52, 9 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 4 जा 45 78, 9 8 जा 72 65, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, 1 1 1 1 1 1। फिर 8 1 9 9 3 12, 12 में से 12 गए 0, 11 से भी कट जाएगा दोस्तों ये। 11 1 जा 11 48, 11 4 जा 44 47, 11 4 जा 44 33, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 0, 11 1 जा 11 0, 11 1 जा 11, 4 3 7 4 1 5, नहीं 4 4 8 1 9 3 12, 3 से कट जाएगा दोस्तों। 3 3 जा 9, फिर 11 3 3 जा 9 20, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, फिर 24 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 481। एक बार 7 से देखते हैं। 7 क्योंकि प्राइम नंबर से देखना चाहिए, ठीक है। अब ये 3 से तो कटेगा नहीं, अगला प्राइम नंबर 7 है आपका, तो 7 6 जा 42 एंड 61, 7 से नहीं कटेगा। अगला प्राइम नंबर है 11, 11 4 जा 44, 11 से भी नहीं कटेगा। अगला प्राइम नंबर है 13, 13 से काट के देखते हैं दोस्तों। तो 13 3 जा 39 और 13 7 जा 91, कट जा रहा है। इसको काटेंगे, 13 2 जा 26 76, तो 13 5 जा 65, 13 9 जा 117। फिर इसको ये भी कटेगा क्या, तो 7 7 जा 49 और 7 3 जा, लो भैया
1/7 हो गया, बाप रे कितने कट गए। तो ये हो गया 1/7 और ये है m/n, तो 2m + n इज इक्वल टू 2 × 1 + 7, 9 हो गया दोस्तों। काफी बड़ा क्वेश्चन था, मैं तो उम्मीद करता कि शायद, बाप रे 4 मिनट खा गया दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको कायदे से छोड़ देना चाहिए था, आप बाद में इस पर दोबारा आ सकते थे। ठीक है, मेरा आ गया, 14 मिनट के अंदर ही हूं, अगर 14 मिनट में नहीं होता मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता, मैं चल जाता, क्योंकि 7 दूनी 14, ज्यादा से ज्यादा मैं 1 मिनट और लगाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। The diagonals of AC and BD of a parallelogram ABCD intersect each other at a point O। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें पैरेललोग्राम बना लेना चाहिए और हमें 2 लाइन भी बनानी चाहिए। O पे कट रहा है, फिर बोल रहा है ABCD नाम देना ना, ABCD, ठीक है। फिर बोल रहा है एंगल DAC, यानी ये वाला एंगल कितना दिया है दोस्तों, 32 डिग्री। एंगल AOB, ये वाला एंगल ये दिया है 70 डिग्री। तो पूछा है एंगल DBC, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो इजी है दोस्तों, ये 70 है तो ये 110 हो गया, 110 और 32 142, तो 142 में 38 जोड़ेंगे हम लोग, तो ये 38 है तो ये भी 38 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके। और एंगल सम प्रॉपर्टी से हो गया, लीनियर पेयर से हो गया। चलो दोस्तों टाइम बच गया इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। पिछला क्वेश्चन 80 था ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हुज रेडियस इज r/2। तो दोस्तों TSA का फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है, πr ब्रैकेट में होता है r + l। इसमें अगर देखेंगे r की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा r/2 और इस r की जगह पे भी r/2 करेंगे। l दिया हुआ है दोस्तों 2l। अब हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में सही आ रहा है। 2πr तो हो ही नहीं सकता, πr है l + r/4, बिल्कुल ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया है, ये 2 आपका अंदर मल्टीप्लाई हो गया है। तो जब 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r/4 + l आएगा, तो यानी आपका ऑप्शन हो गया बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, कई बार क्वेश्चन नहीं दिखाई देता, मैं हट जाता हूं, देख लो आप लोग, ठीक है, लास्ट में दिखा दूंगा आपको। फिर चलते हैं, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD टेकन इन ऑर्डर इज रोम्बस। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? तो दोस्तों रोम्बस तब बनता है, मैं आपको बता देता हूँ, रोम्बस तब बनता है जब आपका बाहर वाला रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल के अंदर आप जब भी फिगर बनाओगे तो ये रोम्बस बनेगी। आपका एक चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल एंड मिड पॉइंट थ्योरम, अगर उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ोगे, क्वाड्रिलेटरल एंड मिड पॉइंट थ्योरम, तो उसमें बताया गया है कि रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस बनता है और रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम वाले चैप्टर का हिस्सा है ये, रोम्बस बन गया। तो ABCD पैरेललोग्राम है, हर पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, रेक्टेंगल में होता है। ABCD इज ए रोम्बस, ABCD रोम्बस भी नहीं है दोस्तों, रोम्बस के अंदर रोम्बस नहीं बनता। द डायगोनल्स ऑफ ABCD आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है, डायगोनल्स ऑफ ABCD आर इक्वल, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं, प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की, डायगोनल्स बराबर होते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्लियर है? चौथा नहीं होगा, डायगोनल्स परपेंडिकुलर रोम्बस के ही होते हैं, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं दोस्तों। The radius of a hemispherical bore increases from 6 to 12. Okay. As air is being pumped into it, the ratio पूछा है दोस्तों। रेशियो में कांस्टेंट का कोई मतलब ही नहीं होता, तो रेशियो में अगर एरिया का रेशियो पूछा जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, और अगर क्यूब वॉल्यूम का पूछा जाता है तो क्यूब हो जाता है। ऐसे ही उल्टा करना होता है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट। तो इसमें क्या बोला है, रेडियस r था, r से 2r हो गया, तो 1:2 का रेशियो है। अगर r1:r2 कितना है दोस्तों, 1:2, तो r1² = r2² कितना होगा, 1:4।
आपका ऑप्शन कौन सा हुआ? सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है? फॉर ड्राइंग द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब दोस्तों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम लोग बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं हम लोग? ग्राफ में बनाते हैं, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में। ठीक है, तो हमारी जो लाइन होती है वो ऐसे 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 करके जाती है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, हाँ पूछ कर रहा है, वी प्लॉट द पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर फ्रीक्वेंसीज। अच्छा ठीक है, हम पॉइंट्स को करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ऐसे ऐसे करके आपका ग्राफ बनता है। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट्स होते हैं आपके, ये जो पॉइंट्स होते हैं आपके, इन्हीं को ज्वाइन करके हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हमारा ऐसे ही बनता है। क्या बोल रहे हैं? वी प्लॉट द पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट्स आर द फ्रीक्वेंसीज। ये फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, ऑर्डिनेट फ्रीक्वेंसी होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ऑफ द रेस्पेक्टिव क्लास एंड एफसी से आर रेस्पेक्टिवली। एफसी से यानी इसको पूछ रहे हैं क्या होता है। तो ये तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मिड पॉइंट होता है। अपर लिमिट ना, लोअर लिमिट ना, अपर लिमिट ऑफ द प्रेसीडिंग क्लास नहीं, क्लास मार्क, उसको क्लास मार्क भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो मिड पॉइंट होता है इसको हम एक्सआई से डिनोट करते हैं, क्लास मार्क भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। हाँ 12वां क्वेश्चन है, 4 मिनट आगे चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। द पार्किंग ऑफ ए कार इन ए पार्किंग लॉट, द पार्किंग ऑफ ए कार इन ए पार्किंग लॉट इज ₹30। ठीक है, फॉर द फर्स्ट 2 hours and ₹10 per hour for the subsequent hours. Consider the total parking time as X hours and total fare as Y hours. The above statement can be expressed as a linear equation. Okay. ठीक है दोस्तों, पार्किंग चार्ज बोल रहा है कि शुरू के 2 घंटे का कितना है? 30 रुपए है, और उसके बाद पर आवर हर एक घंटे के लिए 10 रुपए है। तो मान लो शुरू में 30 रुपए दिए किसी बंदे ने, और x घंटे अगर उसकी गाड़ी खड़ी रही, x आवर लिखा है, तो x में से 2 माइनस करना पड़ेगा आपको। क्यों माइनस करना पड़ेगा? 2 घंटे के पैसे दे चुके हैं। उसके बाद हर घंटे के हिसाब से 10 रुपये देना पड़ेगा। तो ये किसके बराबर आएगा दोस्तों? इज द टोटल फेयर वाई, टोटल फेयर वाई। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 10x y को इधर लेके आते हैं क्योंकि सब में y इधर ही है। 10x माइनस वाई और प्लस 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन बन गई 10x माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यानी ये वाली इक्वेशन बन गई। 7x तो होगा ही नहीं, 5x भी नहीं होगा, 9x भी नहीं होगा, सिंपल सा हिसाब है। 10x हो गया तो वैसे भी सवाल सॉल्व हो जाता, करने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि y का पोर्शन तो कभी भी चेंज होगा ही नहीं, डिवाइड होना ही नहीं है, 10x ही होना था इसमें। ठीक है, पार्किंग लॉट 10 के हिसाब से था, तो 10x वाला यही ऑप्शन था, फटाफट हो जाता। थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, पर चलो कोई बात नहीं, हम लोग इतने इंटेलिजेंट तो है नहीं। हमें थोड़ा सा करके देखना चाहिए, कॉन्फिडेंस आ जाता है उससे। और टाइम की कौन सी कमी हो रही है हमारे पास? 14वां क्वेश्चन है, 28 मिनट में करना होता है, हम 22वें मिनट में चल रहे हैं। बोल रहे हैं इनमें से कौन सा x होगा? देखो ध्यान से दोस्तों, ये तो माइनस हो रहा है भैया, ये ना होगा, ये नहीं हो पाएगा। इसको देखो तो 12 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 4/36 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा x की पावर 3 इंटू 2/3 का अंडर रूट, तो 3 से 3 कट गया, अंडर रूट और एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन हो गया सी आपका। ठीक है, डी देख लेते हैं एक बार। डी में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, 12 + 7 19/12 है 12, नहीं, पावर से ऐड हो जाएंगी। गलती से तुम इसको 12 और 12 मत काट देना, ना 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 ना, ये हो जाएगा बच्चों तुम्हारा, कंफ्यूज करने के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है। हाँ 12/7 + 7/12, तो ये 1 नहीं होता, ये मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक है, आंसर आपका सी है। चलो, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए गए भाई, मैं तो बहुत खुश हूं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, इफ x की पावर 1/3 + y की पावर 1/3 + z की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। ओके, क्यूब आ गया बच्चों। तो एक आइडेंटिटी है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, आपकी बुक में दी हुई है चैप्टर नंबर पॉलिनोमियल के अंदर, चैप्टर नंबर 4 है पॉलिनोमियल। इफ a + b + c इज इक्वल टू 0, देन a³ + b³
प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ए क्यूब तो एक्स ही हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तो एक क्यूब का क्यूब कर रहे हैं वो लोग, ना 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 ना, ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए क्यूब एक्स हो गया, बी क्यूब वाई हो गया, सी क्यूब जेड हो गया, 3xyz, ये हो जाएगा ऑप्शन आपका, ये वाला डी वाला। देख के ही हो जाना था। 30 मिनट, 7 क्वेश्चन चल रहे हम लोग, 6 मिनट आगे चल रहे हैं, 6 मिनट हम खर्च कर सकते हैं दोस्तों दोबारा चेक करने के। इन द गिवन फिगर AB is perpendicular to BE, ओके ये परपेंडिकुलर है। FE is perpendicular to BE, ये भी परपेंडिकुलर है। AB is equal to FE, अच्छा ये बराबर है। BC is equal to D, ये भी बराबर है, ओके। अब यानी क्या पहचानना है, कॉन्ग्रुएंसी पहचाननी है। तो ABD is congruent to EFC, हाँ A तो E को करस्पॉन्ड करेगा ही नहीं, ABD नाम खाली देखना है, A जो है F को भी करस्पॉन्ड कर सकता है, तो ABD FEC यही ऑप्शन हो जाएगा मेरे ख्याल से। एक बार फिर भी चारों ऑप्शन देख लेता हूं मैं। ABD AE को करस्पॉन्ड करेगा ही नहीं, AC को करस्पॉन्ड भी नहीं करेगा, AC को करस्पॉन्ड करेगा नहीं करेगा, नहीं ये साइड इसके बराबर, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स तो यही होंगे बच्चों, तो बी हो गया ऑप्शन आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं दोस्तों। इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD, EF is a transversal, okay, which intersects them at G and H। तो अगर ये 35 डिग्री है तो दोस्तों ये भी 35 होगा, ठीक है, और ये जो अंदर एंगल बनेगा ये भी 35 बनेगा, ये 90 है, ये 90 है। कौन सा एंगल पूछा है, QP is perpendicular to EF, find the measure of PQH, PQH 90 plus 35 125, तो ये हो गया 65, कितना हो गया 65। कौन से क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर दोस्तों क्यूब में दे रखा है 64:27, 64:27 यानी अगर मैं R2 क्यूब R1 क्यूब पूछूं, ठीक है, क्योंकि 4/3 पाई r क्यूब होता है वॉल्यूम, तो 4/3 तो कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम में V1/V2 क्या होता है दोस्तों, V1:V2 क्या होगा हमेशा, ये R क्यूब का रेशियो होगा। 64 किसका क्यूब होता है 4 का, और 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो R1 R2:R1 ये हो गया 4:3। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा इसका, यानी 16:9 हो जाएगा, 16:, इधर फिर से देख लेते हैं, 64 है, पलटा तो नहीं गया है, 16:9 एक ही ऑप्शन है, 9:16 तो है भी नहीं, ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, 10 मिनट आगे हो गए हम, 2 क्वेश्चन बच गए, ये मुझे सबसे डरावने क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि इन क्वेश्चनों में कहा क्या जाता है। इन क्वेश्चनों में कहा जाता है डायरेक्शन, कि भैया एसर्शन होता है, रीजन होता है। एसर्शन मतलब एक स्टेटमेंट है, रीजन मतलब उसको जो बोला गया है वो क्या सही है। तो इसमें अगर एक आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, जब मैं तो सी और डी ऑप्शन में देखता हूँ, अगर आर फॉल्स है या ए फॉल्स है तो सी और डी ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर दोनों सही हैं फिर थोड़ा सा डर लगता है, दोनों सही होते हैं तो आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, और दोनों गलत हैं नहीं, और दोनों सही है पर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसमें थोड़ा सा डाउट हो जाता है। चलो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन कह रहा है assertion the cost of a bucket is ₹X and cost of soap is Y. The cost of 2 bucket means 2 into X हो जाएगा, is same as the cost of 3 soap case। ये स्पेलिंग गलत है, जिसने क्वेश्चन पेपर टाइप किया देख लेना सॉरी। तो 2x इज इक्वल टू 3y हो रहा है दोस्तों, तो लीनियर इक्वेशन तो बन गई तुम्हारी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, यानी क्या है, ए फॉल्स है। जब असर्शन ही फॉल्स है तो कौन सा ऑप्शन हो गया दोस्तों, डी ऑप्शन हो गया।
हाँ एक बार फिर से देख लेते हैं। assertion इज फॉल्स, डी ए हो गया। अगर दूसरा वाला फॉल्स होता है तो ऑप्शन सी हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन नंबर 20। assertion ए, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यानी एबीसीडी पैरेललोग्राम में अगर बाइसेक्ट करते हैं तो बुक में थ्योरम दी हुई है कि पैरेललोग्राम है। फिर बोल रहा है इफ एंगल ए इज 45 डिग्री, हाँ एंगल ए 45 है, यही वाला एक्यूट एंगल बन रहा है, या इसको ऐसे बना देते हैं ए बी सी डी, तो ये आपका हो गया 45 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 135। ये क्या बोल रहे हैं कि डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ए और बी 135 होंगे, इफ ए एंड बी 45 और 135 होंगे, तो डायगोनल्स आपका क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट करेगा है। ये तो यहीं पे इसको रीजन कह रहा है, तो स्टेटमेंट गलत है भैया कि अगर ये दोनों 45 135 हो गए तो इनके बारे में थोड़ी बताया गया है। ये 45 और ये 135 तो ट्रेपेजियम में भी हो सकते हैं, तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ऐसा तो सही नहीं है। तो एसर्शन आपका इस केस में भी फॉल्स है, एसर्शन तो फॉल्स है, ऐसा हमेशा नहीं होता। हाँ फिर बोल रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ये बात तो सही है, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना ही नहीं है मेरे ख्याल से, तो इसका भी आंसर डी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पूरे शुद्ध 10 मिनट बच गए। 20 क्वेश्चन 40 मिनट में होने चाहिए, 10 मिनट बच गए। ये 10 मिनट हमारे काम आते हैं आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। अब ये खाली पहला सेक्शन किया है दोस्तों, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम इन द सेंस है 10 मिनट का टाइम, लेकिन उसमें अगला सेक्शन तो नहीं होगा। अगले सेक्शन के लिए मैं एक और वीडियो फटाफट बनाऊंगा। एक सेशन ले लेता हूँ 1 घंटे का, और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, और उम्मीद करूँगा आपको ये क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पे। और आज की क्लास यहीं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।